हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर दैट इज़ आप लोग का सेवेंथ चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। जेआईबी का आप लोग का ऑलरेडी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। हियर वी आर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एंड आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा हट के टॉपिक है। तो इसको आप लोग को छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 5-6 मिनट का एक थियोरेटिकल आपको थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। नाम से ही आप लोग को समझ में आएगा कि कुछ नया है। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, फोरफेटिंग क्या होता है ना, ऑफ बैलेंस आइटम्स क्या होते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग को इसमें पता चलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फैक्टरिंग में। ठीक है, फैक्टरिंग देखिए, फैक्टरिंग की बात किया जाए तो इससे पहले आप लोग को पुराने क्लास में लेके चलते हैं हम। ठीक है, एक इंडियन पर्सन है, एक अमेरिकन पर्सन है, ये दोनों के बीच में डील क्या हुआ। इंडियन पर्सन रमेश और यहाँ का है आपका जॉर्ज। रमेश जॉर्ज से सामान लेना चाहता है और रमेश उसको पैसा देना चाहता है। एट ए टाइम नहीं हो सकता चीज़ें, एट ए टाइम नहीं हो। जैसे कि मेरे को मान के चलिए आपसे कुछ लेना है तो मैं आपके पास आऊँगा। आप रायपुर में रहते हैं, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, या फिर कहीं भी रहते हैं आप, मैं आपके पास आऊँगा, आप मेरे को देंगे, मैं आपको हैंड टू हैंड पैसा दे दूँगा, तुरंत के तुरंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गुड्स आने में टाइम लगेगा, गुड्स आने में टाइम लगेगा। और तब तक मान के चलिए मैं गुड्स आज आज जॉर्ज जो है वो गुड्स डिलीवर किया, बहुत दिन बाद आपका जो है यहाँ आपका जो भी आर है वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद आर जो है पैसा दिया। तब तक क्या है, जॉर्ज को पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उसको क्या करना होता है ना, अभी नया चीज़ लाए। और क्या है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत है। मतलब मान के चले पहले रमेश पैसा दे दिया, बाद में गुड्स आया, गुड्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये सब को अवॉइड करने के लिए एक नया चीज़ आया आप लोग का एलसी, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है आप लोग का जिसको सामान चाहिए, मतलब आप लोग का जो लेना चाहता है सामान, बोरोवर जारी करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, इंपोर्टर बैंक के पास जाता है, वहाँ से आपका एक्सपोर्टर बैंक के पास जाता है, फिर वहाँ से आप लोग का पूरा डील होता है। इससे क्या होता है, आप लोग इसका चैप्टर ऑलरेडी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट से वो बैंकिंग में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। तो फैक्टरिंग में आप लोग का प्रोसेस यही है कि आप लोग का जो डीलिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग यहाँ फैक्टरिंग बोलें। अगर आप लोग को एकदम परफेक्ट इसका डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग का अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट में आप लोग का डील हो रहा है, और इसमें फैक्टर कौन हो जाएंगे, फैक्टर ये बैंक्स हो जाएंगे, ये बैंक्स हो गए या फिर ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आप लोग के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये आप लोग के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस आप लोग का फैक्टरिंग हो गया। तो अगर अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 2। और डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो सिर्फ एक ही होंगे आपके फैक्टर। एक फैक्टर से काम हो जाता है डोमेस्टिक में। मेन आप लोग का होता क्या है कि जॉर्ज को पैसा चाहिए तो जॉर्ज आप लोग का बिल दिखाएगा आप लोग का एक्सपोर्टर बैंक के पास, और वहाँ से पैसा ले लेता है। ठीक है, और बाद में जो है बोरोवर से पैसा लेते हुए आपका पूरा डील हो जाता है कंप्लीट, और किसी को भी नुकसान नहीं होता इसमें। एक आप लोग को इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है विथ कोर्स, एक होता है विदाउट कोर्स। विथ कोर्स और विदाउट कोर्स क्या होता है, देखिए विथ कोर्स का ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। विथ कोर्स में क्या होता है आपका, मान के चलिए एक्सपोर्टर बैंक ने जॉर्ज को पैसा दे दिया, पर पैसा आपका बोरोवर ने वापस नहीं किया, तो आप लोग का एक्सपोर्टर बैंक इंपोर्टर बैंक मिलके आप लोग का ये लिएबिलिटी है कि आप लोग का पैसा वापस से इससे ले सकते हैं कि गुड्स में प्रॉब्लम था, सामने बोरोवर पैसा वापस नहीं कर पाए, तो मेरा पैसा वापस करो करके। विथ कोर्स में आप सेफ रहते हैं, जो फैक्टर्स रहते हैं मतलब बैंक रहते हैं वो सेफ रहते हैं विथ कोर्स में। विदाउट कोर्स में सेफ नहीं रहते हैं। एक बार आपका डील हो गया, जॉर्ज को पैसा दे दिए, अब जॉर्ज का कोई मतलब नहीं है आपसे, चाहे बोरोवर आपको पैसा दे या ना दे, आप लोग लॉस में जाएंगे तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने विदाउट कोर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, ये आप लोग का होता है फैक्टरिंग एंड फैक्टर की बात। ठीक है, एक होता है आप लोग का फोर फिटिंग भी ऐसी टाइप का आप लोग का एक चीज़ है जिसमें आप लोग का उसमें विदाउट कोर्स होता है। विदाउट कोर्स मतलब जो
आप लोग का सेलर है, मतलब जॉर्ज को किसी भी टाइप का रिस्क नहीं होगा फोरफिटिंग में। फोरफिटिंग में कोई भी रिस्क नहीं होगा। फोरफिटिंग में बैंक या फिर उस इंस्टीट्यूशन को क्या फ़ायदा है, मान के चलिए आपका जॉर्ज 1 लाख का आप लोग का काम कर रहा है, तो उसको बिल को डिस्काउंट करके उसको देंगे हम जॉर्ज को बैंक, तो जो पैसा है डिस्काउंट वाला वो बैंक का अर्निंग हो जाता है। लेकिन इस पैसे के लिए उसको इस रिस्क को उठाना पड़ता है, विदाउट कोर्स के रिस्क को, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोरफिटिंग। एक आप लोग का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ओके, ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स टू द फैक्टर। इसमें क्या होता है, फोरफिटिंग में मेन होता है आप लोग का राइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। किसका राइट को, पहले तो जॉर्ज जो है वो आर से पैसा लेने का था, लेकिन जॉर्ज अब पूरी तरह बैंक को दे दिया कि अब ये पैसा आप लीजिए, आपका पैसा है, रमेश से लीजिए आप, मुझे तो मेरा पैसा आप बिल डिस्काउंट करके दे दीजिए, दैट इज़ फोरफिटिंग। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। ऑफ बैलेंस आइटम्स, जिसमें जो भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ बैलेंस आइटम्स। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, गारंटीज हो गया, बिकॉज दीज आर नॉट नॉन फंड बेस्ड जो भी होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि गारंटीज हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की बात किया जाए तो लेटर ऑफ क्रेडिट आप लोग को पता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में एक होता है आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेंट रमेश होता है, बेनिफिशियरी इज जॉर्ज, एडवाइजरी बैंक इज बैंक ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जो दूसरे कंट्री में बैंक जो आपका जॉर्ज को पैसा देगी, एंड इशूइंग बैंक इज इम्पोर्टर बैंक दैट इज इन इंडिया, दैट इज इशूइंग बैंक। एक होता है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक क्या करता है, गारंटी देता है, एक्सपोर्टर बैंक को गारंटी देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम आपकी गारंटी लेते हैं, दैट इज़ कन्फर्मिंग बैंक। ठीक है, क्लियर है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही ये सारा चीज़ चलता है। यहाँ से रमेश लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, उसी लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप लोग का जॉर्ज को पैसा मिल रहा है, एंड वापस से आप लोग का टाइटल ऑफ गुड्स मिल जा रहा है, गुड्स आपका मिल जा रहा है रमेश को, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है इररेवोकेबल में क्या होता है, इट कैन नॉट बी रिवर्स नहीं हो सकता वापस से आप लोग का, और मतलब आप लोग का लेटर ऑफ क्रेडिट एक बार इशू हो गया मतलब हो गया, अब उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप लोग किसी हालत में, और इसी को फॉलो करता है बैंक्स, इररिवोकेबल को। वो रिवोकेबल को नहीं कर सकता, रिवोकेबल को करेगा तो कभी भी अगर कैंसिल हुआ लेटर ऑफ क्रेडिट तो लिएबल कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, और बैंक को नुकसान हो जाएगा। फैक्टरिंग में फैक्टर जिसको बोला मैंने, उसको नुकसान हो जाएगा अगर रिवोकेबल को यूज़ किया, क्योंकि वो कभी भी उस लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, एक आता है लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज़ कन्फर्मिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें आप लोग का कन्फर्मिंग फैक्टर होता है, एक गारंटर होता है कि आप लोग का कुछ भी हुआ तो मैं आपको दूंगा, दैट इज़ कन्फर्मिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। एक आता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि बायर और सेलर के बीच में डील्स बहुत होते हैं, आए दिन डील्स होते रहते हैं, तो बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की ज़रूरत नहीं, एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक होता है रेड क्लॉस लेटर ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होता है, एडवांस पेमेंट किया जाता है सेलर को, जॉर्ज को शिपिंग के लिए, सब चीज़ के लिए एडवांस पेमेंट किया जाता है। रेड क्लॉस लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवांस पेमेंट किया जाता है जॉर्ज को कि आप शिपिंग का खर्चा आप इसमें से निकालिए, शिपिंग का, पैकेजिंग का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेड क्लॉस लेटर ऑफ क्रेडिट। एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब ये इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप कुछ नहीं है, जैसे मान के चलिए मैं आज आपका इंटरेस्ट मान के चलिए 8% का है, आज क्या 2020 चल रहा है, लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, 8% है, लॉकडाउन ख़त्म होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से मामूली अभी कम हो जाता है इंटरेस्ट, अभी सब कुछ कम चल रहा है, और फिर आप लोग का जब ठीक हो जाएगा 2025 की बात की जाए तो इंटरेस्ट आप लोग का हो जाएगा 12% हो गया मान के चलिए। तो ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, फिक्स इंटरेस्ट में आप लोग को कम परसेंट हो रहा था, फ्लोटिंग करेंगे तो आप लोग को 2025 में 12% हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप।
आप लोग फिक्स से फ्लोटिंग में जा सकते हैं, फ्लोटिंग से फिक्स में जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। ओके, और एक आप लोग का मैंने अभी भी बताया है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नथिंग बट आप लोग का फॉरेन करेंसीज को लेना देने का है, आप लोग का फॉरेन करेंसी से डील करने का रेट है, ठीक है। एक फ्यूचर डेट आप लोग का रेट के साथ आप लोग का डील होता है फॉरेन करेंसीज का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे तो एक के बाद एक बहुत कुछ क्लियर होगा। देखिए, फैक्टरिंग सर्विस मीन्स, फैक्टरिंग का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन आप लोग का है फैक्टरिंग सर्विस मीन्स कलेक्शन ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स, सारा कुछ आएगा इसमें। फैक्टरिंग में मैंने आपको बताया, रमेश आप लोग का लेटर ऑफ क्रेडिट कर रहा है, फिर वहाँ से जाके आप लोग के पास डिस्काउंट ऑफ बिल होके जॉर्ज को पैसा मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ बिल्स हो रहे हैं ताकि रमेश को मिल सके, एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स को मेंटेन किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग ऑफ सर्विस। तो आप लोग का फर्स्ट का डी सही आंसर होगा। सेकंड बात की जाए, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट अंडर विच ए बैंक पेज द सेलर द वैल्यू ऑफ द बिल एंड लेटर कलेक्ट्स इट फ्रॉम द बायर ऑन द ड्यू डेट इज, ये क्या प्रोसेस है? टाइप ऑफ अरेंजमेंट, प्रोसेस को पूछ रहा है। प्रोसेस क्या है मैंने अभी बताया आप लोग को। देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का ये कि ये बैंक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये बैंक है, मेरे पास बिल है आपका, मेरे पास जो भी डील किया मैं बिल किया, मेरे पास बिल है, लेकिन सामने वाले मेरे को पैसा नहीं दिया, 1,00,000 रुपये का बिल है, 1,00,000 रुपये का बिल है। मैं ये बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास, और वो बैंक जो है, बैंक डिस्काउंटिंग एक फैक्टर होता है जिसमें बैंक एक मार्जिन रख लेती है अपने पास, और उस मार्जिन को छोड़ के पूरा पैसा मेरे को दे देती है, और मैं उस बिल का मालिक हो जाता हूँ। अब कस्टमर जो है मेरे को पैसा देगा, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इसमें इस क्वेश्चन में आपका बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग का ही बात हो रहा है। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट अंडर विच ए बैंक पेज द सेलर, बैंक pays the seller the value of the bill and the later collect it from the buyer on the due date, बायर से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, टाइप ऑफ फैक्टरिंग अंडर विच द फैक्टर कलेक्ट्स बैंक फ्रॉम द सेलर back from the seller the amount paid by him in case of non payment of the bills on the due date। मैंने अभी भी बताया, एक होता है रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स में, रिकोर्स में क्या होता है आपका कि अगर जॉर्ज को पैसा दे दिए लेकिन सामने रमेश ने पैसा वापस नहीं किया, तो हम जॉर्ज को वापस से पैसा उससे लिया जा सकता है, ठीक है, उससे फिर से वसूली की जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। रिकोर्स फैक्टरिंग का ही डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 3, कि आप उससे पैसा वापस ले सकते हैं अगर सामने वाला आपको ब्लफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिकोर्स फैक्टरिंग, और मैक्सिमम रिकोर्स फैक्टरिंग ही होता है बैंक्स में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अंडर डोमेस्टिक फैक्टरिंग द पेमेंट ऑफ द बिल्स दैट द सेलर गेट्स फ्रॉम द फैक्टर इज, क्या होगा इसका आंसर? जो डोमेस्टिक फैक्टरिंग में पूछ रहा है कि क्या होता है। नॉर्मल से फैक्टरिंग में आप लोग का 80% अमाउंट पहले दे देते हैं हम लोग सेलर को, और फिर जब वो सामने वाला बायर हमको पूरा पैसा दे देता है, उसके बाद हम बचा 20% देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग का देखते हैं ऑप्शन कौन सा आप लोग को वैसा बता रहा है। नियरली 80% ऑफ द बिल अमाउंट अपॉन द टेंडरिंग द बिल एंड बैलेंस ऑन द ड्यू डेट आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द बायर। बायर से सारा पैसा मिलने के बाद बचा 20% आप लोग उसको पे करेंगे, और कुछ कमीशन बीच में लगता है फैक्टरिंग में। और आपका फॉरफिटिंग में तो आप लोग को पता ही है, वो तो विदाउट रिकोर्स होता है, ठीक है। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, द इंटरनेशनल फैक्टरिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी। इंटरनेशनल फैक्टरिंग में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? सिंपल सा है आप लोग का, मैंने फिर से बताया था आप लोग को, 2 होंगे फैक्टर्स, एक होगा इंपोर्टर बैंक, एक होगा एक्सपोर्टर बैंक। आप लोग रमेश इंपोर्टर बैंक के साथ बात कर रहा है, जॉर्ज एक्सपोर्टर बैंक के साथ बात कर रहा है, तो फैक्टर आपके यहाँ पे 2 हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में बात की जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, that is the forfeiting provides finance against the export receivables on the exporter। forfeiting provides finance against the export receivables to the exporter। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे forfeiting दिख रहा है, तो आंसर बिना पढ़े आप लोग विदाउट रिकोर्स बोल दीजिए। विदाउट रिकोर्स आपका आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके मारिए,
नेक्स्ट है द फोरफेटर इज ए फोरफेटर। फोरफेटिंग क्या हो गया, समझ में आ गया, प्रोसेस है वो। फैक्टरिंग क्या है, प्रोसेस है। फैक्टरिंग वाले को बोलते हैं फैक्टर, फोरफिटिंग वाले को बोलेंगे फोरफेटर। और ये क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट हो जाएंगे ना, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में जो इंटरमीडिएट है दैट इज कॉल्ड फोरफेटर। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। फोरफेटिंग प्रोवाइड्स टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट रिसीवेबल्स 100% ऑफ फाइनेंसिंग। 100% ऑफ फाइनेंसिंग करता है ये, कोई 80% नहीं, कुछ नहीं, 100% ऑफ फाइनेंसिंग रहता है फोरफेटिंग में। फोरफेटिंग बहुत ही बढ़िया है, 100% फाइनेंसिंग रहेगा, ठीक है, लेकिन विदाउट रिकोर्स। अगला है फोरफेटिंग एनेबल्स द एक्सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग याद रखिएगा, ए है इसका आंसर, गलती से 80% मत मार दीजिएगा। फैक्टरिंग में 80% पहले देते हैं, फिर 20% बाद में देते हैं, लेकिन फोरफिटिंग में 100% फाइनेंसिंग रहता है, ठीक है, विदाउट रिकोर्स वो भी। फोरफिटिंग 9th क्वेश्चन, फोरफिटिंग एनेबल्स द एक्सपोर्टर टू अवॉइड द फॉलोइंग रिस्क। फोरफिटिंग में रिस्क होता ही नहीं है, चाहे क्रेडिट रिस्क हो, करेंसी रिस्क हो, या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, कोई भी चीज़ का करेंसी रिस्क नहीं रहता। बहुत ही बढ़िया चीज़ है फोरफिटिंग बाय सेलर के लिए, तो सेलर को कोई भी रिस्क नहीं रहता है, एक्सपोर्टर बोलते हैं सेलर को, ठीक है। तो यहाँ ऑल रिस्क आर हट जाता है, ऑल रिस्क आर अवॉइडेड। नेक्स्ट आप लोग का बैंक गारंटीज आर इशूड बाई। बैंक गारंटी कौन इशू करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। बैंक गारंटी कोई भी बैंक इशू कर सकता है, एसबीआई से लेके आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके पीएनबी से लेके फॉरेन बैंक से लेके कोई भी बैंक गारंटी ये इशू कर सकता है, उसमें कोई भी दो राह नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इन ए बैंक गारंटी द नंबर ऑफ पार्टीज। गारंटी में 3 पार्टी होते हैं, इंडेमनिटी में 2 पार्टी होते हैं, कितने बार बता चुका हूँ मैं। गारंटी में 3 पार्टी होते हैं, इंडेमनिटी में 2 पार्टी होते हैं। गारंटी में आप लोग का ए बी के साथ अगर कर रहा है तो बैंक उसको गारंटी दे रहा है, किसको, आप ये मान के चले ए और बी का डील हो रहा है, तो बी जो कुछ भी सामान दे रहा है ए उसको पैसा देगा, तो बी सामान देगा तो ए पैसा देगा, इसकी गारंटी बी कैसे ले, तो गारंटी बैंक दे रही है। तो कितने पार्टी हो गए, 3 पार्टी हो गए। लेकिन इंडेमनीफायर में एलआईसी होता है और हम होते हैं और कोई नहीं होता। इंडेमनीफायर इंश्योरेंस को इंडेमनिटी बोलते हैं, और उसकी डिटेल्स आपको पता है, इससे पहले भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं उसको, मैंने बहुत बार इसको डिफाइन किया है कि इंडेमनिटी क्या है, गारंटी क्या है। फिर अभी जो है एलआईसी और हमारे बीच में ही होता है इंडेमनिटी साइन कॉन्ट्रैक्ट, तो सिर्फ 2 ही पार्टी होते हैं इंडेमनिटी में, गारंटी में 3 पार्टी होते हैं। तो आप लोग का 11 का आंसर हो जाएगा 3। 12 की बात करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इज डिफाइंड इन द, ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है, ना ही ट्रांसफरेबल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है। ये आप लोग का विकी एक्ट होता है आप लोग का, उसमें आता है ये सारा चीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अगला है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने अभी भी बताया था, जैसे ए और बी के बीच में आपका डील बार बार हो रहा है, दैट था आप लोग रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन एज मे बी एग्रीड बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अगेन एंड अगेन देखे बायर एंड सेलर के बीच में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, दैट इज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ फर्म contract for the purchase sale of the specified quantity of the stated foreign currency at a predetermined exchange rate between the bank and its, क्या होगा 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा, एक्सपोर्टर्स की बात करो या इंपोर्टर्स की बात करो, बैंक का किसी के साथ भी फॉरेन करेंसी का डील को, कॉन्ट्रैक्ट को वी कैन कॉल द फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चाहे एक्सपोर्टर की बात किया जाए या फिर इंपोर्टर की बात की जाए, दोनों के लिए आप लोग का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है, ठीक है, चाहे एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो। तो ये था आप लोग का, यहाँ पे कंप्लीट होता है फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड ऑफ बैलेंस आइटम्स, ठीक है। ऑफ बैलेंस आइटम्स में 3 चीज़ याद रखिएगा, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड एक और चीज़ क्या मैंने बताया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, गारंटी हो गया एंड ओके, बस 2 ही चीज़ तो है, लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी, ठीक है। जो नॉन फंड बेस्ड आइटम्स हैं दैट कम्स अंडर द बैलेंस, नॉन ऑफ बैलेंस आइटम्स। एंड फोरफिटिंग में क्या होता है, नो विदाउट रिकोर्स, याद रखिएगा, 100% फाइनेंस होता है, एक्सपोर्टर को कोई भी रिस्क नहीं होता, ये याद रखिएगा।
एंड आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में 80% मनी देते हैं एक्सपोर्टर को, और फिर बचा 20% बायर से पैसा लेने के बाद देते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फॉर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग और फैक्टरिंग में जो फैक्टर्स होते हैं दैट आर द इंस्टीट्यूशंस हु डू द बिजनेस। जो आपका बिचवन, जो आप लोग का इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर्स। एंड फोर फिटिंग में कौन है? फोर फिटर्स, ठीक है। यही सारा चीज़ में घूमेगा आप लोग का चैप्टर नंबर 7। इसको आप लोग समझ लिए होंगे अभी तक, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और अच्छे से करेंगे एक साथ। जब अलग अलग चैप्टर के सब मिक्स MCQs लास्ट में करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। उसके लिए आप लोग को चैनल के साथ बने रहना है, एंड इस चैनल को जितना हो सके इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में। एंड किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।